आप देख रहे हैं सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ ऋषभ अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे पर पहुंच रहे हैं। चित्रकूट में कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर आज अपना नामांकन भरेंगे। इसी के साथ तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। तमाम खबरों पर अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश के दौरे पर, तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। क्या अपडेट है, किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कार्यक्रमों को लेकर क्या तैयारियां हैं, जरा बताइए। ऋषभ, व्यापक तरीके से आज मध्य प्रदेश में तैयारियां की जा रही, क्योंकि देश के मुखिया यानी कि पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री राम की कर्मभूमि यानी कि चित्रकूट वो पहुंचेंगे। चित्रकूट में भगवान राम के दर्शन करेंगे और वहां पर चिन्मय आश्रम में भी जाकर के काफी देर तक ध्यान करने की बात कही जा रही है। वहां पर एक सभा भी आयोजित की जानी है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के करीब करीब सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि विंध्य में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। ये विंध्य में पीएम मोदी का दूसरा दौरा है, तीसरा दौरा है, क्योंकि शहडोल और उसके बाद अब चित्रकूट यानी कि जो सतना में चित्रकूट आता है, तो चित्रकूट में आज बड़ी सभा लेकर के भगवान राम के सहारे मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने की राह देखी जाएगी। इस प्रकार से इस समय पर राम पर सियासत चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में। कल अगर हम बात करें तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नामांकन दाखिल करते ही कहा था कि भगवान राम कोई भारतीय जनता पार्टी के अकेले नहीं है, वो सबके हैं और सनातन सभी का है। तो कहीं न कहीं भगवान राम पर बहस छिड़ी है। भगवान राम के नाम पर ही मध्य प्रदेश में लगातार सियासत देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल संदीप। और वहीं जो है लगातार नेताओं का दौरा जारी है और नरेंद्र सिंह तोमर अपना आज नामांकन जो है दाखिल करने वाले हैं। इसी के साथ अमित शाह को मध्य प्रदेश की कमान दी गई है। 3 दिनों तक लगातार दौरा करेंगे, तमाम कार्यक्रमों में बैठकें करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ। 230 विधानसभाओं में 10 संभागों में बैठक करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ। इसी के साथ बहुत सारी जो है नामांकन रैलियों में भी शामिल होने की खबरें आ रही हैं। क्या अपडेट है, इसको लेकर जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बात करूंगा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की। आज वो दिमनी से नामांकन दाखिल करें। अभी तक उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया है। बड़ा दिन है उनके लिए, विधानसभा चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं और उनको विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि ग्वालियर चंबल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर थी, तो उसको मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर दांव लगाया गया है। भी हारी हुई विधानसभा सीट भाजपा की उतारा से, उसके अलावा उनके जो आसपास 3-4 सीटें हैं वो भी भाजपा हार चुकी थी। तो ये माना जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर के चुनाव लड़ने से कम आसपास 3-4 विधानसभा सीटें हैं वो होंगी। दूसरी बात अगर हम करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो अमित शाह के कल से दौरे मध्य प्रदेश में शुरू हो रहे हैं। व्यापक स्तर पे रणनीतिक ये दौरे जा सकते हैं। उज्जैन से आगाज, उज्जैन में भगवान महाकाल करेंगे, एक बड़ी रोड शो आयोजित होनी है और फिर अगले 3 दिनों तक ये लगातार सिलसिला मध्य प्रदेश में अमित शाह का चलता रहेगा। इस दौरान प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे वो सीधा संवाद करेंगे, क्योंकि सभी से सीधे मिलना इस समय पर 3 दिनों में मुश्किल है। तो वर्चुअली संवाद होगा। वर्चुअली संवाद करके सभी विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, रणनीति बताएंगे कि चुनाव किस प्रकार से जीतना है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से आरोप लगाती है, उसको किस प्रकार से उस पर करना है और काउंटर करना है। तो इन सब चीजों को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 10 संभागों के अलग अलग पदाधिकारियों के साथ भी वो मीटिंग करेंगे। तो अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो बहुत अलग राजनीति देखने को मिलने वाली है। जी बिल्कुल संदीप। और जिस तरीके से राजनीति देखने को मिल रही है, पीएम मोदी आ रहे हैं तो वो भी जो है भक्ति में होकर और शुरुआत कर रहे
है, वहीं अमित शाह आएंगे तो उज्जैन से जो है दर्शन करेंगे, वहीं कमलनाथ ने अपना नामांकन दाखिल किया, उसके बाद राम का। तो क्या इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव पूरी तरह से जो है भक्ति पर आधारित रहेगा, धर्म पर आधारित रहेगा, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल भाजपा कांग्रेस दोनों ने इस प्रकार से इस चुनाव को कहीं न कहीं भगवामय और श्री राममय कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें तो वो अब खुद को हनुमान भक्त कहते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा में उन्होंने भगवान की आदमकद प्रतिमा करीब 55 फीट की प्रतिमा बनवाई है और इसीलिए उनको हनुमान भक्त कहा जाता है। और समय समय पर वो उनकी फोटोएं भी जो जारी की जाती हैं तो हमेशा भगवा पहन करके भगवान हनुमान के साथ ही उनकी फोटोएं जारी होती हैं। और भगवान हनुमान श्री राम के भक्त माने जाते हैं। श्री राम की बात करें तो श्री राम भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पाले में कर रखा है। तो यहाँ भक्त और भगवान के बीच में लड़ाई लगातार जारी है और उस भक्त और भगवान को एडॉप्ट किया है भाजपा और कांग्रेस ने। तो भक्त फिलहाल कांग्रेस की तरफ है और भगवान जनता पार्टी की ओर है। किसकी नैया पार होती आगे चलकर के ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर हम बात करें तो इस समय पर सियासत के समर में जो मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव है तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला दिख रहा है। एंट्री हो चुकी है भगवान श्री राम की और भगवान हनुमान की। किसके साथ होते हैं भगवान, ये तो 3 दिसंबर के बाद पता चलेगा। जी बिल्कुल संदीप, क्या होगा ये तो जो है चुनाव नतीजे आएंगे तभी पता लगेगा। वहीं हमारे साथ इंदौर से हमारे सहयोगी ललित भी जुड़े हुए हैं। ललित, बीएसपी ने अपनी 13वीं लिस्ट जारी की है, इंदौर में भी कुछ प्रत्याशियों को बीएसपी ने उतारा है, क्या है इसको लेकर जरा बताइए। देखिए, बीएसपी ने जिस तरीके से जो सूची जारी की है उसमें इंदौर विधानसभा 2, इंदौर विधानसभा 3 और इंदौर विधानसभा 5 में ये प्रत्याशी उतारे गए हैं। वहीं जो इससे पहले की सूची में भी कुछ प्रत्याशी उतारे गए थे। तो बहुजन पार्टी ने ये जो लिस्ट जारी की है देरी से जारी की है, लेकिन फिर भी जो है काफी ये माना जा रहा है बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व जो है अल्पसंख्यक के इलाके की बात करें या जो निम्न तबके की बात करें, जहां पर अम्बेडकर के अनुयायी जहां रहते हैं वहां पर ये जो है पार्टी के जो प्रत्याशी है काफी अच्छा है उनके बात। जी बिल्कुल। और ललित, मतलब इतनी देरी हो रही है, लगातार बीएसपी धीरे धीरे करके अपने प्रत्याशियों की जो है जिक्र कर रही है। आज 26 तारीख हो गई है, आने वाले जो है 4 दिनों तक नामांकन होना है, तो इतनी जल्दी कैसे तैयारी कर पाएगी बीएसपी? वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से उनका जो है इस बार चल रहा है, उनका गठबंधन है, तो वहां से भी अभी कोई ज्यादा खास अपडेट नहीं मिल के आ पा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, समय बिल्कुल नहीं बचा है। 30 तारीख इस बीच में जो है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी है वो कहीं ना कहीं देर से जागी है। लेकिन जब सवेरा, क्योंकि आज जो है ज्यादातर जो नामांकन है वो आज लोग भरेंगे, जितने प्रत्याशी वो भरेंगे और कल का मौका भी है इनके पास। और उसके जो है छुट्टियों का समय लग जाएगा। उसके बाद 30 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है और उसके बाद 31 तारीख को फॉर्म्स की जांच की जाएगी। तो देरी जरूर हुई है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन आपने जिस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में परिश्रम हुआ है, लेकिन जो इंदौर की बात करें तो इंदौर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो ठोस आधार देखने को नहीं मिलता, और ना ही किसी प्रत्याशी को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपना टिकट यहाँ से दिया है। जी बिल्कुल ललित, और मैं संदीप का रुख करूंगा एक बार फिर से। संदीप, बीएसपी की ये जो 13वीं लिस्ट जो है जारी हुई है, इसमें कई प्रत्याशियों को जो है जिक्र हुआ है, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लेट होता जा रहा है? 4 दिन नामांकन के बचे हैं, ऐसे में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा खास हलचल नहीं दिख रही है। वहीं बीएसपी धीरे धीरे अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों को जो है चॉकलेट दी जा रही हो, कि थोड़ी थोड़ी करके जो है दी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है संदीप, मैं जानना चाहूंगा। देखिए ऋषभ, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपके पास उम्मीदवार होते हैं तो आप जल्दी जल्दी घोषणा कर देते हैं या फिर आप चयन में देरी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बीएसपी की बात करें तो पिछले कुछ हफ्ते से बीएसपी मध्य प्रदेश कहीं न कहीं अपना अस्तित्व
खत्म करती चली गई है। और यही कारण है कि आज बीएसपी के पास सही कैंडिडेट नहीं है, जिसके कारण बीएसपी को समय लग रहा है। सूचियों पर सूचियां जारी हो रही हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो 160 से 70 उम्मीदवारों की घोषणा कर पाई है बीएसपी और 13 सूची जारी हुई है। यानी कि इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि बीएसपी को यहां पर मध्य प्रदेश में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, यानी कि उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार बीएसपी को नहीं मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के अगर हम सियासी जो वोट बैंक की बात करें तो 41% भारतीय जनता पार्टी का रहा है वोट शेयर, करीब 39 दशमलव कुछ % कांग्रेस पार्टी का रहा, 6% भागीदारी हमेशा बीएसपी की रही है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से अगर हम बात करें 2018 की, 2013 की, तो इनमें लगातार बीएसपी का वोट बैंक जो है, वोट प्रतिशत, वो गिरता चला गया है। क्योंकि जो बीएसपी का वोट प्रतिशत हुआ करता था उसको कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस ने अडॉप्ट किया है। मायावती ने जिस प्रकार से पहले शुरुआत की थी बीएसपी को चुनाव प्रचार की शुरुआती दौर में, कम से कम 5-10 साल पहले, तो वो दौर उनका थम चुका है। अब उनके दौरे भी नहीं होते मध्य प्रदेश में, तो इसीलिए कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में बीएसपी अब कमजोर हो चुकी है। बीएसपी का संगठन करीब करीब खत्म हो चुका है और यही कारण है कि जो बीएसपी के नेता थे वो भाजपा और कांग्रेस में समाहित हो चुके हैं। वर्तमान में उसको अगर 230 विधानसभा सीटों में कैंडिडेट उतारना है तो सभी जगहों पर बीएसपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से उसने समझौता भी किया है। करीब 180 सीटों में बीएसपी को अपने उम्मीदवार उतारना है और करीब 30-40 सीटों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो फिलहाल किसी भी तरह से बीएसपी अपना जो कॉलम है, यानी कि जो करीब 180-85 कैंडिडेट उतारने हैं, तो धीरे धीरे करके पूरा कर रही है। समय अब ज्यादा नहीं बचा है, 2-3 दिन का वक्त बचा है। नामांकन का अंतिम समय आ रहा है, 30 तारीख तक का नामांकन का समय है। 31 तारीख स्क्रूटनी के लिए रखा गया है। तो फिलहाल कहीं न कहीं बीएसपी अपना जो टारगेट था उसको हासिल करने की स्थिति में पहुंच चुकी है। जी, तो संदीप, ये माना जाए कि बीएसपी तैयार ही नहीं थी विधानसभा चुनाव के लिए। जब पार्टियों चुनाव का समय नजदीक आया, सियासत बीएसपी ने देखी, उम्मीदवारों को देखा, तब बीएसपी ने जो है अपने पत्ते खोलने शुरू किए हैं और देखना शुरू किया कि किसको किस जो है विधानसभा से उतारा जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, तैयारियां होती हैं आपके संगठन से। संगठन अगर होता है तो आप की तैयारियां होती हैं। बीएसपी का इस समय पर कोई संगठन नहीं है। हम अगर यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में भी जाकर के देखते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 पदाधिकारी मिलते हैं। अगर कोई बयान चाहिए तो बीएसपी की ओर से कोई बयान देने वाला नहीं है। कोई प्रवक्ता की आज तक नियुक्ति नहीं की गई है बीएसपी में। तो ये सारी चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएसपी की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। किसी भी प्रकार से संगठन को मजबूत नहीं किया गया है आज तक, किसी भी प्रकार की जानकारी भी नहीं दी जाती। बीएसपी आज भी इसी मुगालते में रहती है कि वो उसका अपना वोट बैंक है, वो चुनाव मैदान में अपने कैंडिडेट उतारेगी तो उसको जीत मिलेगी। लेकिन स्तर जो है उसका लगातार गिरता चला जा रहा है, वोट बैंक लगातार गिरता चला जा रहा है। इसके बाद भी कहीं न कहीं बीएसपी की आंखें नहीं खुल रही हैं, या बीएसपी के जो नेतृत्वकर्ता हैं उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। तो फिलहाल सारी बातें संगठन पर ही निर्भर करती हैं। संगठन उनका करीब करीब खात्मे की कगार पर है और यही स्थिति है कि अभी तक वो सारे कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाए। बिल्कुल, संगठन की हम बात कर रहे हैं संदीप। संगठन तो कांग्रेस में भी जो है खलबली दिखाई दे रही है। प्रत्याशियों का अदला बदली तो जो चल रही है डैमेज कंट्रोल के लिए, वो हो ही रही है, लेकिन कहीं डैमेज कंट्रोल होता दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्व विधायक सविता दीवान ने भी जो है कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी में शामिल टिकट न मिलने से नाराज थी। क्या अपडेट है इसको लेके? देखिए, कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो वहां सिर्फ डैमेज ही डैमेज हो रहा है। कंट्रोल की स्थितियां दिख नहीं रही हैं, सारी चीजें अनकंट्रोल दिख रही हैं। कल की ही अगर हम बात करें तो कल यहां पर कांग्रेस कार्यालय में 2 गेट हैं। दो के दोनों गेट में एक तरफ बिजावर के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरे गेट पे अगर हम बात करें तो मल्हारगढ़ के गंज के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
इस कॉलम ये है कि इस समय पर ताला लगा करके, गेट बंद करके ताला लगा करके पदाधिकारी अंदर बैठ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला प्रदेश प्रभारी है, उनकी प्रेस वार्ता चल रही थी और बाहर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में लगातार लगे हुए थे। जिस प्रकार से कैंडिडेटों का चयन हुआ, फिर उसके बाद उन कैंडिडेटों का विरोध होना शुरू हुआ और करीब 3-4 कैंडिडेटों के बदले कांग्रेस पार्टी ने, तो उसके बाद कुछ और सीटों में भी लोगों को उम्मीद जगी कि और भी बदले आ सकते हैं विरोध के बाद। यही कारण है कि यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि नकुलनाथ के बाहर कुछ सीटों के लोग खाना लेके भी पहुंचे हैं, वहीं पर खाना बना रहे हैं और वहीं पर डेरा डाला है उन्होंने कि जब तक कैंडिडेट नहीं बदले जाते तब तक वो रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी फिलहाल सिर्फ डैमेज हो रहा है, कंट्रोल करने की स्थितियां जो वहां दिख नहीं रही हैं, क्योंकि सिर्फ 2 नेताओं पर आधारित पार्टी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें या फिर दिग्विजय सिंह, 2 ही नेता कल नामांकन में व्यस्त थे, दूसरा मोर्चा पूरी तरह से विफल साबित है। तो जो स्थितियां बनी थी पहले कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी अच्छी मजबूती के साथ उभरेगी मध्य प्रदेश में इस बार और हो सकता है कि सत्ता में भी पहुंच सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं लगातार बिखरती चली जा रही, चुनाव जितना करीब आता चला जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो बिखर रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता चला जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि मुकाबला फिलहाल अब कांग्रेस पिछड़ने लगी है और भाजपा आगे होना शुरू हो चुकी है। संदीप, मैं लौटूंगा आपके पास। एक इंदौर से हमारे सहयोगी ललित जुड़े हुए हैं, ललित का रुख। कांग्रेस में जैसे संदीप अपडेट दे पा रहे हैं, कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल के लिए प्रत्याशियों की अदला बदली की जा रही थी, तमाम चीजें की जा रही थी, तैयारियां की जा रही थी और लग भी रहा था कि कांग्रेस सत्ता में जो आने की कोशिश कर रही है शायद वो तैयार हो जाए। लेकिन जहां से विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से संदीप अपडेट दे रहे हैं मध्य प्रदेश में, वहां डैमेज ही डैमेज हो रहा है, कंट्रोल की स्थिति तो दिखाई नहीं दे रही। इंदौर में क्या स्थिति बनी हुई है कांग्रेस की? देखिए, इंदौर विधानसभा की बात करूं तो कांग्रेस ने जो टिकट अभी तक घोषित कर दिए हैं उसमें लगभग 8 विधानसभा, कुल 9 विधानसभा है इंदौर में, तो 8 विधानसभाओं में अब जो है डैमेज कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में कहीं विरोध देखने को मिला है, लेकिन वो अब वो भी शांत होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो विरोध देखने को मिल रहा है वो डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू की सीट पर सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाए रामकिशोर शुक्ला, उनके खिलाफ जो है पूर्व विधायक अत्तर सिंह दरबार लगातार हमले कर रहे हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की है जो केंद्रीय उनका नाम शामिल हो जाए। लेकिन अत्तर सिंह दरबार के बारे में ये कहा जाता है कि वे 3 बार से हारे हुए विधायक है, लगातार 3 बार आ रहे हैं। 2 बार कैलाश विजयवर्गीय ने हराया, 1 बार कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने हराया, तो उसके बावजूद भी वो लगातार विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी जिस समय टिकट अनाउंस हुआ था उस दिन भी जो है उन्होंने एक रैली निकाली थी। आज एक बहुत बड़ी रैली वे निकालने जा रहे हैं, बाइक रैली, और 2 पहिया वाहनों से वे पूरे शहर में घूमेंगे और विधानसभा में घूमेंगे और ये जो टिकट दिया गया है इसको लेकर दबाव बना रहे हैं। तो ये दबाव की राजनीति तो जो है सामने देखने को मिल रही है। लेकिन अब जो कि समय कम बचा है, रामकिशोर शुक्ला जो है उनके जो विरोधी है वो फॉर्म भर चुके हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिलेगा। आज के बाद ये समझ में आ रहा है कि डैमेज कंट्रोल कांग्रेस कर लेगी और यदि वे निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं तो कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ठीक है ललित, मैं लौटूंगा आपके पास। संदीप का रुख एक बार फिर से करेंगे। संदीप, और क्या फ्लोर पर हलचल दिख रही है राजनीति को लेके और नामांकन को लेके और आचार संहिता को लेके? क्या प्रशासन की ओर से क्या अपडेट है, जरा बताइए।